Good morning, students. I am Sunil Kumar, your English teacher. I hope you all must be staying at your home safely, and I also hope that you must be following lockdown rules. Students, as you know that the schools are closed due to corona pandemic disease, we have decided to teach the students through e-learning method. तो इसलिए हमारे स्कूल के सभी अध्यापक आप सभी को मोबाइल के थ्रू व्हाट्सएप के माध्यम से पढ़ाएंगे और मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाया करूंगा। सबसे पहले मैं आपको अंग्रेजी की कक्षा 12 के सिलेबस और पैटर्न के विषय में बताऊंगा। देखिए, मैंने कुछ पेपर पे इसका बनाया है खाका, किस तरीके से क्या क्या सिलेबस में है और कैसे पैटर्न में कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, वो मैंने आपको पेपर पे व्हाट्सएप पर भेज दिया है और वो मैंने यहाँ भी लिखा है, उसको मैं आपको समझाता हूँ। आप पेपर पे भी देख लीजिएगा और यहाँ भी मैं बता रहा हूँ। देखिए, जो क्लास 12th का सिलेबस है इंग्लिश का, उसमें पूरा क्वेश्चन पेपर जो है 2 सेक्शंस में डिवाइडेड है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए भी 50 नंबर का है और सेक्शन बी भी 50 नंबर का है। सेक्शन ए में 4 किताबें हैं, प्रोज, पोइट्री, शॉर्ट स्टोरी और मर्चेंट ऑफ वेनिस। प्रोज जो है वो 16 नंबर की है। 16 नंबर में से आपको एक पैसेज आएगा एक्सप्लेनेशन करने के लिए जो 8 नंबर का होगा, एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा करने के लिए जो 4 नंबर का होगा और एक वोकेबलरी के बेस पर क्वेश्चन होता है, वो आमतौर पर फिल इन द ब्लैंक्स या ट्रू फॉल्स कुछ भी दिया जाता है, वो 4 नंबर का होगा। इस तरीके से जो प्रोज है वो 16 अंकों की है। इसके बाद दूसरी किताब है पोइट्री। पोइट्री 18 मार्क्स की है, 18 नंबर की है। ये 18 नंबरों में कैसे कैसे डिवीजन है, ये है कि आपको एक स्टैंजा आएगा एक्सप्लेनेशन करने के लिए जो कि 8 नंबर का होगा, एक सेंट्रल आइडिया आएगा पोएम का, 3 पोएम दी जाएंगी, किसी भी एक पोएम का सेंट्रल आइडिया आपको करना होगा, वो 6 नंबर का होगा। इसके बाद फिगर ऑफ स्पीच यानी अलंकार, ये 4 नंबर के होंगे। 4 नंबर में आपको 2 नंबर की कोई डेफिनेशन पूछी जा सकती है और 2 नंबर आपको फिगर ऑफ स्पीच को पहचानने के लिए दिए जा सकते हैं। इसके बाद शॉर्ट स्टोरी है हमारी तीसरी किताब। शॉर्ट स्टोरी 8 नंबर की है। इसमें से आपको 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे, दोनों क्वेश्चन 4-4 नंबर के होंगे। अगली किताब है हमारी मर्चेंट ऑफ वेनिस जो कि 8 नंबर की है। 8 नंबर की जो किताब है इसमें केवल आपको एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का जवाब देना है जो कि 8 नंबर का होगा। सेक्शन बी जो है ग्रामर का, वो भी 50 नंबर का होगा और 50 नंबर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस प्रकार से रहेगा कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमारा 2 नंबर का होगा, सिंथेसिस 2 नंबर का होगा और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस ये भी 2 नंबर का होगा, सिंटैक्स ये भी 2 नंबर का होगा। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ग्रामर में है वो है वोकेबलरी, ये अकेली ही 14 नंबर की है। इस वोकेबलरी में क्या क्या चीजें आती हैं, सिनोनियम यानी पर्यायवाची शब्द, ये 3 नंबर का होगा, एंटोनियम यानी विलोम शब्द, ये 3 नंबर का होगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यानी कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये 2 नंबर का होगा, होमोफोन्स ये 3 नंबर का होगा और ईडियम एंड फ्रेजेस ये 3 नंबर के होंगे। इसके अलावा ट्रांसलेशन आएगी अंग्रेजी से हिंदी में बनाने के लिए, वो 10 नंबर की होगी। निबंध ऐसे 12 नंबर का होगा और लास्ट में अनसीन पैसेज 6 नंबर का होगा। तो सबसे पहले जो है हम लोग ग्रामर करेंगे क्योंकि सभी बच्चों के पास अभी किताबें भी नहीं हैं और ग्रामर ऐसी चीज है जिसको समझने के लिए आपको जरूरी नहीं है कि सबके पास किताबें हों। तो ग्रामर में हमारा सबसे पहला चैप्टर जो है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, लेकिन डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझने के लिए हमें सेंटेंसेस का ज्ञान होना आवश्यक है। कुछ बेसिक कंसेप्ट अंग्रेजी के वे जानना जरूरी है। तो कुछ बेसिक कंसेप्ट मैंने आपके सामने यहाँ ब्लैक बोर्ड पे इस पे बोर्ड पर लिखे हैं और ये पेपर मैंने आपको व्हाट्सएप भी कर दिया है, आप वहाँ इसको डिटेल से देख सकते हैं। मैं यहाँ समझा रहा हूँ आपको कि एक तरह से ये क्रोनोलॉजी है अंग्रेजी की, या लैडर ऑफ इंग्लिश भी कह सकते हैं, सीढ़ी की सबसे छोटी चीज क्या है अंग्रेजी में, उससे बड़ी क्या है, उससे बड़ी क्या है, इसको पहले मैं समझा दूं, उसके बाद आपको सेंटेंसेस के बारे में बताऊंगा। जब सेंटेंसेस का ज्ञान हो जाएगा तब हम फिर अपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट करेंगे।
तो बच्चों जैसे कि तुम्हें पता है अंग्रेजी में सबसे छोटी चीज क्या होती है? सबसे छोटी चीज होती है अल्फाबेट। अल्फाबेट यानी कि वर्ण। वर्ण क्या होते हैं? ABCDEF, ये सब क्या है? अल्फाबेट्स हैं। ठीक है, अल्फाबेट मिलकर के क्या बन जाता है? वर्ड। वर्ड की क्या डेफिनेशन है? अल्फाबेट कंबाइंस टू फॉर्म वर्ड्स। अल्फाबेट मिलकर के एक वर्ड बन जाता है। वर्ड्स हैव सम पर्टिकुलर मीनिंग। शब्द का कोई उत्तर भी होता है। वर्ड्स क्या हैं? जैसे डू, प्ले, डांस एटसेट्रा, ये सब क्या है? वर्ड्स हैं। इसके बाद वर्ड मिलकर के बनता है फ्रेज। फ्रेज को हिंदी में क्या कहते हैं? वाक्यांश, वाक्य का अंश। ये वाक्य का ऐसा अंश होता है जिसकी कोई अपनी पर्टिकुलर या फिनाइट वर्ब नहीं होती। तो परिभाषा क्या लिखेंगे? ए फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इज ए पार्ट ऑफ सेंटेंस। वाक्य का हिस्सा तो होता है ये, बट इट यूजुअली डज नॉट हैव ए फिनाइट वर्ब। लेकिन इसमें कोई फिनाइट वर्ब नहीं होती। एग्जाम्पल, आई मेट हर ऑन द वे। आई मेट हर ऑन द वे में फ्रेज क्या है? ऑन द वे। इसमें वर्ब नहीं है, ये ऑन द वे क्या कहलाएगा? फ्रेज। द सोल्जर डाइड फॉर द सेक ऑफ कंट्री। तो फॉर द सेक ऑफ कंट्री ये फ्रेज हो गया, इसमें अपना कोई वर्ब नहीं है। तो इस प्रकार ये क्लियर है कि फ्रेज वाक्य का अंश होता है लेकिन उसमें अपनी वर्ब नहीं होती। ठीक, इसके बाद फ्रेज से बड़ी चीज क्या है? क्लॉज। क्लॉज क्या होती है? इसको हिंदी में कहते हैं हम उपवाक्य, यानी कि वाक्य से छोटा। क्लॉज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज ए सब्जेक्ट एंड ए प्रेडिकेट। क्लॉज के अंदर आपको एक सब्जेक्ट मिलेगा, एक प्रेडिकेट मिलेगा। एक क्लॉज कैन बी इंडिपेंडेंट। क्लॉज जो है इंडिपेंडेंट भी हो सकती है, अपने आप में पूरी तरह से स्वतंत्र, या फिर इट कैन बी डिपेंडेंट क्लॉज विद इन ए अनदर सेंटेंस, या एक ये दूसरे वाक्य का हिस्सा हो सकती है। ठीक है, क्लॉज जो है इस प्रकार से वाक्य का एक हिस्सा होती है। यह अपने आप में पूर्ण वाक्य भी बन के आ सकती है या किसी वाक्य के साथ मिलकर भी आती है। अब क्लॉज जो है वो तीन प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? प्रिंसिपल क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज। इन क्लॉजेस को हम किसी दिन फिर डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद क्लॉज से बड़ा क्या है? क्लॉज तो उपवाक्य था, क्लॉज से बड़ा क्या है? सेंटेंस। सेंटेंस को मैं आपको अगले वीडियो में बता दूं। क्लॉज के बाद जो है वाक्य आता है। क्लॉज यानी उपवाक्य, वो उपवाक्य के बाद वाक्य। वाक्य क्या होता है? वाक्य की परिभाषा है ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स ए कंप्लीट सेंस। अर्थात शब्दों का ऐसा समूह जिससे पूर्ण अर्थ प्रकट होता है, वो वाक्य कहलाता है। वाक्य जो है संरचना की दृष्टि से तीन प्रकार के होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर सेंटेंस कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। संरचना की दृष्टि से तीन प्रकार के वाक्य होते हैं। कौन कौन से? एक तो साधारण वाक्य, सिंपल सेंटेंस। दूसरा कंपाउंड वाक्य यानी कि संयुक्त वाक्य, और तीसरा होता है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स यानी मिश्रित वाक्य। इनके बारे में हम पढ़ेंगे, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स के बारे में अगली क्लास में। फिलहाल हम पढ़ेंगे सिंपल सेंटेंस के बारे में। आमतौर पर बच्चों को जानकारी नहीं होती। जब हम उनसे पूछते हैं कि बताओ बच्चे सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो वो सेंटेंसेस के बजाय टेंस बता देते हैं। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। टेंस अलग चीज है, सेंटेंस अलग चीज है। सेंटेंस केवल तीन तरह के होते हैं, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। तो सिंपल जो सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस हमारा 5 भागों में बटा हुआ होता है। सिंपल सेंटेंस के 5 प्रकार कौन कौन से हैं? नंबर 1 असर्टिव वाक्य। असर्टिव वाक्यों को हम कहते हैं कथनात्मक वाक्य, जिसमें कोई स्टेटमेंट कहा जाता है या कोई डिक्लेरेशन की जाती है, वो कहलाते हैं असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस भी 2 प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। पॉजिटिव को हम अफर्मेटिव भी कहते हैं। तो इस प्रकार से असर्टिव सेंटेंस वे हुए जिसमें कोई डिक्लेरेशन की जाए या कोई स्टेटमेंट कहा जाए। ये 2 प्रकार के हो गए, पॉजिटिव और नेगेटिव। इसके बाद दूसरा जो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य कौन से होते हैं?
जो वाक्य प्रश्न पूछने का काम करते हैं वो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। द क्वेश्चंस, द सेंटेंसेस विच आस्क क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन ये भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो हाँ या ना वाले, जिसमें आंसर हाँ या ना में दे सकते हैं, जैसे इज योर फादर ए डॉक्टर, यस और नो। डिड यू गो टू स्कूल यस्टरडे, यस और नो। एक तो हाँ या ना वाले हो गए। एक दूसरे होते हैं WH फैमिली वाले। WH फैमिली वाले सेंटेंसेस कैसे होते हैं, जिसमें विच, व्हेन, व्हाई, हाउ, वेयर ये होते हैं। जैसे वेयर डू यू लिव, हाउ डिड यू डू दिस सम, व्हेन डिड यू गेट अप योर लंच। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो होते हैं वो इंटेरोगेटिव होते हैं। इसके बाद तीसरे जो सेंटेंस है वह है इंपेरेटिव। इंपेरेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं आज्ञासूचक वाक्य। आज्ञासूचक वाक्य वे होते हैं जिसमें कोई आदेश दिया जाए, कोई प्रार्थना की जाए, कोई रिक्वेस्ट की जाए, कोई कमांड की जाए, कोई सजेशन दिया जाए या किसी बात के लिए मना किया जाए। आदेशों, ये जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस सीधे वर्ब से शुरू होते हैं। ये वर्ब से शुरू होते हैं और इसमें सब्जेक्ट छिपा रहता है और कोई कमांड होगी, रिक्वेस्ट होगी या सजेशन दिया जाएगा। जैसे प्लीज ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, या ओपन योर बुक्स, या शट द डोर, या स्विच ऑन द फैन। ये सब सीधे वर्ब से शुरू हो रहे हैं और इनमें कर्ता छिपा हुआ है। ये तो इसमें क्लियर नहीं है, हम ये तो नहीं करें मोहन ओपन द डोर या राजू ओपन योर बुक्स, तो इसमें कर्ता छिपा रहता है इंपेरेटिव सेंटेंसेस में, लेकिन ये कर्ता हमेशा यू ही होता है। हम मानकर चलते हैं कि ये कर्ता यू होता है। तो इस प्रकार से हमने देखा इंपेरेटिव सेंटेंसेस को। इंपेरेटिव सेंटेंसेस के बाद अगला है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस को हिंदी में कहते हैं विस्मय बोधक वाक्य। तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस कौन से होते हैं, जिन वाक्यों में कोई खुशी, दुख या हैरानी प्रकट की जाती है, उन वाक्यों को हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। इन वाक्यों की पहचान ये होती है कि इन वाक्यों में एक्सक्लेमेशन साइन दिया रहता है। एक्सक्लेमेशन साइन कैसे होता है, ये एक डंडा और उसके नीचे ये डॉट, ये बिंदी, ये एक्सक्लेमेटरी साइन कहलाता है। एक्सक्लेमेटरी वाक्यों में खुशी प्रकट करने वाले शब्द दिए रहते हैं, जैसे हुर्रा, वाओ, आहा। जैसे हुर्रा, इंडिया वॉन द मैच, आहा, आई हैव गॉट फर्स्ट पोजीशन इन माय क्लास। इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं ये एक्सक्लेमेटरी होते हैं। या दुख प्रकट किया जाएगा, जैसे अलास हिज मदर डाइड सो यंग, अलास शी फेल्ड अगेन। तो ये क्या सेंटेंसेस हैं जिसमें दुख प्रकट किया जा रहा है। इसके बाद ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस वे होते हैं जिसमें हम भगवान से कोई इच्छा व्यक्त करते हैं या किसी को आशीर्वाद देते हैं, मे गॉड ब्लेस यू, या मे आवर प्राइम मिनिस्टर सेव आवर कंट्री। इस तरह के सेंटेंसेस जो होते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं। तो इस प्रकार हमने ये जान लिया कि सेंटेंस जो हैं तीन प्रकार के हैं। एक तो सिंपल सेंटेंस, दूसरा कंपाउंड सेंटेंस, तीसरा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस को हमने 5 भागों में बांट लिया, असर्टिव, इंटेरोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव। ठीक है, अब जब हमें ये पांचों प्रकार के सेंटेंस पता चल गए और जब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाएंगे तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते समय हमें ये देखना पड़ता है कि वाक्य कौन सा है, सेंटेंस कौन सा है, वेदर इट इज एक्सक्लेमेटरी और इंपेरेटिव और असर्टिव। क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते समय हमें कनेक्टर लगाने पड़ते हैं वाक्यों को जोड़ने के लिए, और उसमें हमें इस बात का पता होना चाहिए कि वाक्य कौन सा है। अब जो है अगली क्लास में हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में पढ़ेंगे।